The 11th of May 1857 को मेरठ से अंग्रेजी सेना के बागी भारतीय सिपाही इस उम्मीद में लाल किले में दाखिल हुए थे कि बादशाह सलामत उनका स्वागत करेंगे। वहां का मंजर अलग था। आजादी की पहली लड़ाई की अगुवाई की जिम्मेदारी उन्होंने मजबूरन कबूल की और फिर ये मजबूरी अगले लगभग 4 महीनों में अंग्रेजों की जीत तक कदम दर कदम नजर आती रही। 82 बरस के मुगल बहादुर शाह जफर नाम के शहंशाह थे। उनकी उम्र, सेहत, हौसला, माली हालत सब खस्ता हाल थे, लेकिन बागी सिपाहियों को हर हाल में उनकी सरपरस्ती चाहिए थी। तब के हालात बयान करते हैं कि पैसे, हथियारों और कुशल सैन्य नेतृत्व के अभाव में जीती बाजी पलट गई थी। The 11th of May 1857 को मेरठ से अंग्रेजी सेना के बागी भारतीय सिपाही इस उम्मीद में लाल किले में दाखिल हुए थे कि बादशाह सलामत उनका स्वागत करेंगे। वहां का मंजर अलग था। कोई उम्मीद नजर न आने पर एक बागी सिपाही ने शाही ख्वाजा महबूब अली खान के पेट में पिस्तौल सटाकर कहा, हमें अनाज दो। महबूब ने कहा, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम कहां से दें। हकीम एहसनुल्लाह खान ने समर्थन करते हुए कहा, बादशाह सलामत ने खुद ही कहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है। वो खुद ही एक भिखारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे पास अस्तबल के घोड़ों के लिए सिर्फ 1 महीने का अनाज है, चाहे तो उसे ले लो, लेकिन उससे शायद तुम सबका एक ही दिन का काम चल सके। बूढ़े बादशाह ने कहा, मेरी जिंदगी का सूरज ढल रहा। किले में बागी सिपाहियों की तादाद बढ़ती गई। दीवान ए खास के सामने इकट्ठा इन सिपाहियों के शोर के बीच बादशाह जफर बाहर आने को मजबूर हुए। सिपाहियों ने उनसे कहा कि वे अंग्रेजों को मारकर उनकी पनाह में आए हैं। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो उस सूरत में अपने लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। दरबार में जो दृश्य कभी नहीं दिखे, वे दरपेश थे। बागी अड़े हुए थे। बादशाह कहते सुने गए, एक बूढ़े आदमी के साथ इतनी बेइज्जती का सलूक क्यों किया जा रहा है। हमारी जिंदगी का सूरज ढल रहा है। ये हमारे आखिरी दिन हैं। बस हम सुकून और तन्हाई चाहते हैं। बादशाह ने अपनी मजबूरी बयान की, न हमारे पास फौज है, न ही हथियार और न खजाना, हम किस तरह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बागी न सुनने को तैयार नहीं थे। हम लगान से आपका खजाना भर देंगे, हमें बस आपकी सरपरस्ती चाहिए। मजबूरी में बादशाह ने बागियों के सिर पर रखे हाथ। विलियम डेलरिम्पल ने अपनी किताब आखिरी मुगल में लिखा है कि बहुत सी खूबियों के बाद भी जफर की बड़ी कमजोरी फैसला न कर पाना या फिर उस पर टिक न पाना था। एमिली ईडन ने 1938 के एक प्रसंग का जिक्र किया है, जब जफर वलीद थे। उनसे गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड से मिलने को कहा गया। एक के बाद एक कुल 13 डॉक्टरों से उन्होंने ऑकलैंड को बहुत बीमार होने का संदेश भेजकर मजबूरी बयान कर दी। लेकिन फिर दोपहर बाद अपना इरादा बदल जफर ने मिलने का फैसला कर लिया। 1852 में अपने बड़े बेटे मिर्जा फखरू से एक दिन वे नाराज होकर दरबार में दाखिले पर पाबंदी लगाते और फिर अगले दिन उनसे बेहद मोहब्बत का इजहार करते हुए दरबारियों से कहते कि उनसे मिलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस बार बादशाह पर फौरन फैसले का दबाव था। हथियारबंद और गुस्से से भरे बागी सिपाही उन्हें घेरे हुए थे। बादशाह नाराज थे, खौफ में भी थे। फिर उन्होंने जो फैसला लिया उसने उन्हें बगावत से जोड़ दिया। इसके बाद बादशाह एक कुर्सी पर बैठ गए और सब सिपाही और उनके अफसर एक एक कर उनके सामने आते और सिर झुकाते ताकि बादशाह अपना हाथ उनके सिर पर रख दें। बादशाह ने ऐसा किया। शुरुआती हार के बाद सितंबर में अंग्रेज पड़े भारी। दिल्ली में सितंबर के दूसरे हफ्ते तक अंग्रेजी फौजें भारी पड़ चुकी थीं। उधर बागी सेना अपनी जरूरतों के लिए जूझ रही थी। 14 सितंबर को मिर्जा मुगल ने एक फौरी पैगाम के जरिए बादशाह से सैनिकों के खर्चों के लिए रुपए की मिन्नत की। बादशाह ने कहा, घोड़ों का सारा साजो सामान, हमारा चांदी का हौदा और कुर्सी मिर्जा मुगल को भिजवा दी जाए ताकि वो उसको बेचकर कुछ पैसा जुटा सके। हमारे पास और कुछ नहीं बचा है। ये वह वक्त था जब किले के भीतर अंग्रेजी सेना के गोले गिर रहे थे।
दिल्ली में खाने पीने की सप्लाई अंग्रेज पूरी तौर पर रोक चुके थे। किले के भीतर बाहर लोग भूख से बेहाल थे। अब था बादशाह पर लड़ाई के मैदान में आने का दबाव। इस नाजुक मौके पर बादशाह पर दबाव था कि वे जवाबी हमले का नेतृत्व करें। वे असमंजस में थे, लेकिन उन्हें फैसला करना ही था। विलियम ने सईद मुबारक शाह के हवाले से लिखा, बादशाह सलामत को अपनी जान का खतरा था, इसलिए वे टालते रहे। लेकिन लोगों ने कहा कि आपका खात्मा नजदीक है, आपको कैद कर लिया जाएगा। एक शर्मनाक और बेइज्जती की मौत से क्या फायदा? आपको चाहिए कि लड़ते हुए शहीद हो और तारीख में अपना नाम अमर कर दें। बादशाह ने ऐलान किया कि वे दिन के 12 बजे फौज का नेतृत्व करेंगे। जैसे ही बादशाह के इरादे का लोगों को पता चला, किले के सामने बागियों, गाजियों और शहरियों की भीड़ बढ़ती गई। बड़े दरवाजे से बादशाह की पालकी निकलते समय तकरीबन 70,000 की भीड़ जुट गई थी। सिपाहियों के साथ ये भीड़ आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनको अंग्रेजी तोपखाने से 200 गज पहले रुकना पड़ा। अंग्रेजी फौज की गोलियों की बरसात जारी थी। जो भी आगे बढ़ रहा था, वो गिर रहा था। एक फैसले ने दी बगावत को हिम्मत, दूसरे ने उसे तोड़ दिया। बादशाह एक बार फिर दुविधा में थे। पीछे हटने में वे हिचकिचा रहे थे और आगे बढ़ने से हकीम उन्हें डरा रहे थे। हकीम ने बाद में खुद कहा, खुदा न करे अगर सिपाही आपको लड़ाई के मैदान में ले जाएं और खुद भाग जाएं, फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये लोग बिना वजह आपको कलंकित कर रहे हैं। आपको यहाँ कतई नहीं आना चाहिए था। फिर डर भारी पड़ा। बादशाह ने आगे बढ़ने की जगह वापसी की राह ली। सईद मुबारक शाह के मुताबिक नमाज पढ़ने के बहाने वे किले वापस चले गए। सिपाही शहरी सब ठगे रह गए और फिर बिखर गए। मजबूरी में ही शहीदी 11 मई के बादशाह के फैसले ने बगावत को ऐसी आग और हिम्मत दी जिसने देश भर में अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी। 14 सितंबर को उनके पीछे हटे कदमों ने अंग्रेजों को फिर से अपने खूंटे मजबूत करने का मौका दे दिया। The 11th of May 1857 को मेरठ से अंग्रेजी सेना के बागी भारतीय सिपाही इस उम्मीद में लाल किले में दाखिल हुए थे कि बादशाह सलामत उनका स्वागत करेंगे। वहां का मंजर उलट था। आजादी की पहली लड़ाई की अगुवाई की जिम्मेदारी उन्होंने मजबूरन कबूल की, और फिर ये मजबूरी अगले लगभग 4 महीनों में अंग्रेजों की जीत तक कदम दर कदम नजर आती रही।